हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को किस तरह से प्रूव किया जाता है कि यह संख्या अपरिमेय है, यानी हाउ टू डिफाइन ए इरेशनल नंबर एज ए प्रूफ। हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि हम उन संख्याओं को अपरिमेय कह सकते हैं, यानी सीधे तौर पर हम अपरिमेय संख्याओं को न तो किसी इस तरह से वास्तविक जो संख्या रेखा है उस पर जो निरूपित कर सकते हैं, उसमें हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से फिक्स मेजर नहीं कर सकते हैं। उसमें ये नहीं देख पाते हैं कि ये संख्या इतना ये मान होगा। उसमें हम किसी दूसरी हेल्प से कह सकते हैं कि ये संख्या अपरिमित है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। यानी ये संख्या जो होती है उनकी डेफिनेशन जो हमने देखी कि ये होती है आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग, तो अशांत भी होती है और आपके ये अनावर्ती भी होती है। यानी ये संख्याएं कौन कौन सी है, इनको हमने पहले भी पढ़ा है कि जो आपके अपरिमेय संख्याएं होती है ये होती है आपके जैसे √2 है, √3 है, √5 है। ये संख्याएं यानी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल या फिर आपके जो भी अपूर्ण वर्ग संख्या है, और विशेष तौर पर जो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होगा वो तो आपके सदैव क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। फिर इसमें और भी कुछ विशेष उदाहरण जैसे 2√7 लिख दिया तो ये भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। 2 + √3 लिख दिया ये भी अपरिमेय संख्या होगी। 3 - √5/2 लिख दिया ये भी अपरिमेय संख्या होगी। और जो विशिष्ट उदाहरण है जैसे पाई है, ई है, तो ये संख्या जो है ये अपने अपरिमेय संख्या है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें देखते हैं कि ये आपके सिद्ध करने में यूज भी आएगा। तो किस तरह से, जैसे आपके पास में एक संख्या है जैसे 10, हम इस 10 के गुणनखंड करते हैं तो मिलते हैं 2 × 5। ध्यान रखिए इस बात को कि ये आपके 10 के गुणनखंड है। अब आप 10 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 का भी वर्ग। कहने का अर्थ ये हुआ कि इधर तो 100 बन गए, लेकिन ये आपके होगा 2 की घात 2 × 5 की घात 2। और इसको हम और भी इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 2 बार लिख सकते हैं 2 × 5, यानी 2 × 5 की स्क्वायर है तो आप ऐसे लिखेंगे। अब आप सीधे तौर पर ये जो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 × 5 और × 2 × 5। अब ध्यान दीजिए कि जो 10 था हम मान लेते हैं 10 के गुणनखंड है वो है P1 और P2। फिर देख रहे हैं जो 100 के गुणनखंड है वो है आपके P1 × P2 × P1 × P2। तो ये गुणनखंड हो गए आपके। अब ध्यान ये दीजिए कि जो आपके अभाज्य संख्या है ये आपके एक प्राइम नंबर है। तो यदि कोई अभाज्य संख्या किसी एक संख्या को विभाजित करती है, यानी ये इस 10 को विभाजित कर रही है, तो आपके ये संख्या जो अभाज्य है इसके वर्ग को भी विभाजित करेगी, यानी इस P1 का भाग आपके 100 में भी जाएगा। यानी P1 का भाग 10 में जा रहा है, P2 बाहर, तो इस P1 का भाग इस 100 में भी जाएगा। तो इसको हम विपरीत भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के वर्ग में, यानी इसके वर्ग में ये इसका भाग जा रहा P1 का, तो आप कह सकते हैं कि उसके वर्गमूल में भी भाग जाएगा। तो कहने का अर्थ हम दोनों को विपरीत कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस 2 का भाग 10 में जा रहा है तो निश्चित रूप से 100 में जाएगा, और इस 100 में 2 का भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि इस 2 का भाग 10 में भी जाएगा। यानी दोनों को विपरीत हम कह सकते हैं। अब आपको एक प्रमेय याद रखनी है जिसका आपको कथन हर किसी सिद्ध करने में लगभग लिखना होगा। तो वो आप क्या याद रखेंगे
कि माना p एक अभाज्य संख्या है। जैसे हमने अभी 2 लिया था और उसको 10 से विभाजित किया था, यहाँ पर p एक अभाज्य संख्या है। यदि a स्क्वायर, इसको हम और डिफाइन करेंगे कि a क्या है। a है यहाँ पर, जैसे हमने 10 लिया था, यानी कोई भाज्य संख्या या कोई संख्या है उसका वर्ग है, यानी a स्क्वायर p से भाजित हो तो a भी p से भाजित होगा। तो इसमें आप एक प्रमेय देख रहे हैं, इसको आप याद रखेंगे कि माना कि p एक अभाज्य संख्या है और यदि a स्क्वायर p से भाजित हो तो आपको याद रखना है कि a भी p से भाजित होगा। यानी 2 एक अभाज्य संख्या है और यदि 100 है वो 2 से विभाजित है तो निश्चित रूप से इसके गुणनखंड है वो डबल आएंगे। यानी कोई भी गुणनखंड डबल आएगा, जैसे 2 इंटू 2 है, फिर 5 इंटू 5 है, तो यहाँ पर अगर ये डबल आ रहा है तो इसके वर्गमूल यानी कि सिंगल 10 में एक बार तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर ये 2 से भी विभाजित होगा, कौन? 10। यानी यही प्रमेय का सारांश है। अब हम एक महत्वपूर्ण जो सिद्ध करने का ले रहे हैं, √3, इसको सिद्ध करना है कि आपके ये परिमेय है या अपरिमेय। वैसे इसमें दे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि आपके ये संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है, यानी हमें अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये प्रोसेस ध्यान रखेंगे सिद्ध करने में कि आपको इसमें ऐसे प्रश्नों में क्या क्या करना है। हम 2 टाइप्स के करेंगे इसमें। एक तो वे जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होगा, जैसे 2 + √3 है या फिर 7 - √11/7 है, यानी इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, तब आप कैसे हल करेंगे, जैसे 2 √3 है। और जब अकेला इस तरह से अपरिमेय संख्या है तब उसको कैसे हल करेंगे। दोनों की प्रोसेस अलग अलग डिफरेंट है। तो हम इसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम सीधा ये लिखेंगे, पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है और आपने लिख दिया है कि परिमेय है, तब आप ये लिख सकते हैं, अतः √3 बराबर, जैसे आप p/q लिख सकते हो, आप a/b लिख सकते हो, यानी परिमेय का रूप जो है उस रूप में लिखेंगे। यानी √3 इसको हम p/q में लिख सकते हैं, जहां p व q 2 पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो ये शर्त इसमें परिमेय में हमेशा साथ में रहेगी। अब देखिए, ये जो आपके पास में है इसको आप सबसे प्रमुख लेकर चलेंगे और इसको थोड़ा हल करेंगे हम। तो ये हो जाएगा q × √3 बराबर p, या इसको लिख सकते हैं p बराबर q √3। ये जो है इसको आप समीकरण कहेंगे नंबर 1। तो ध्यान दीजिए इसमें कि जो आपकी प्रोसेस है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे। यानी समीकरण 1 का वर्ग करने पर स्क्वायर द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपके p² बराबर q² और गुणा में आपके √3 का वर्ग हम डायरेक्ट लिख देते हैं, गुणा में 3। तो इसको हम 3 × q² ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो आपके पास में ये मिला, यही आपके जो पिछला हमने एक प्रमेय समझा था कि कोई अभाज्य संख्या जैसे 3 है वो q² के गुणा में है, यानी p² में। जैसे आपने पढ़ा है कि मान लेते हैं 28 है, इसमें 7 का भाग दे रहे हैं,
4 बार गया तो हम इसमें 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 4। तो 7 का भाग 28 में कितनी बार गया, 4 बार। इसी तरह से 3 का भाग p² में कितनी बार गया, q² बार गया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो p² है वो आपके 3 से विभाजित है, यानी चूंकि p² है वो 3 से विभाजित है। यही आपको याद रखना है कि p² 3 से विभाजित है, तो यानी इसलिए p भी 3 से विभाजित या भाजित होगा। तो इसमें प्रमेय जो पिछली थी उसी के अनुसार कि p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। यानी किसी संख्या का वर्ग यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइडेड हो तब आपके वह संख्या यानी कि उसका वर्गमूल जो है वह भी आपके उस संख्या से विभाजित होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपने लिखा है इसको आप गणितीय रूप में चेंज करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे कि p में जब 3 का भाग जा रहा है, यानी p में हमने 3 का भाग दिया और भागफल जैसे मान लेते हैं कोई संख्या मिल गई आपको r, वैसे r रिमाइंडर लिखते हैं तो आप जैसे लिख देते हैं स्मॉल s। तो यहाँ पर p का भाग है, p में जो 3 का भाग है वो आपके s बार गया, ये इक्वेशन कहेंगे हम सेकंड। अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन सेकंड है इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, यानी कि p² बराबर 3q² में। तो p बराबर 3q² में आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे यहाँ पर p² बराबर 3q² में p बराबर 3s रखने पर। अगर आप इसको समीकरण नाम देते हैं कोई तो भी दे सकते हैं, जैसे इसको 2 देते हैं और इसको 3, तो हम इसमें ये लिख देते हैं p की जगह 3s का वर्ग हो गया, इधर हो गया आपके 3q²। सॉल्व कीजिए, 3 का वर्ग हो गया आपके 9 और फिर s² बराबर में आ गया 3q²। यहाँ पर इन दोनों का वर्ग लिखेंगे, 3 का 9 और s का s²। अब देखिए आपके 9 इधर है 3 इधर है तो कैंसिल आउट हो गए 3 बार, ये हो गया 3s² इक्वल में आपके आ गया केवल q²। अब सेम कंडीशन हो गई आपके इस इक्वेशन स्टार की कि यदि p² 3 से विभाजित है तो आपके p भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर q² जो है वह 3 से विभाजित है, तो इस प्रकार q भी है वो आपके 3 से विभाजित होगा। चूंकि q² 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमने एक प्रोसेस समझा केवल, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके 2 इस प्रकार से हैशटैग इक्वेशन है जो आपके सेंटेंस लिखे ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब इनको रिलेटिव करने के लिए आपके पास में एक हमने इसमें सेंटेंस मिस किया था जानबूझकर कि यहाँ पर ये जो दोनों आपके पास सेंटेंस है वो किस प्रकार से आपके प्रश्न में जाकर आपके मिलेंगे। तो यहाँ पर माना √3 एक परिमेय संख्या है और जहाँ पर p और q 2 पूर्णांक है। अब इनके साथ में आपको एक सेंटेंस याद रखना है, तो वह अगर पहले हम समझते तब आपके मन में आता कि ऐसा क्यों ले रहे हैं। इसको हम लेंगे यहाँ पर सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या है ये आपने छोटी कक्षाओं में समझा है, यानी ये p और q 2 सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। जैसे आपके यहाँ पर जैसे 10 है और 15 है तो इसमें 5 का और इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो ये तो है सहभाज्य। जैसे 3/5 तो ये आपके कैसे हैं, ये आपके सह अभाज्य संख्या है। तो ये यहाँ पर जो p और q है उनको भी हम सह अभाज्य के रूप में लेंगे। अब देखिए
जो आपने ये लिखा है दोनों सेंटेंस, अब ये इससे मैच खा रहे या नहीं, यानी इससे आपको कॉन्ट्राडिक्शन कराना है। विरोधाभास की स्थिति यहीं पर है कि सह अभाज्य को आपको सहभाज्य में बदल देना है, तो ये ऑटोमेटिक आपकी कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो जाएगा। तो लिख देंगे हम, चूंकि P व Q दो सहअभाज्य पूर्णांक न होकर सहभाज्य पूर्णांक प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए, इसको आप यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि P व Q दोनों है वो 3 से भाजित है। तो ये दोनों 3 से भाजित होने के कारण आपको सहअभाज्य पूर्णांक जो हमने माना था वह न होकर सहभाज्य पूर्णांक प्राप्त हुए। अतः यह पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है तो हम ये ही कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर √3 परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे अर्थात √3 एक आपकी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी पहले जो भी माना है आपने उसको आप विपरीत कर देंगे। तो ये आपके हो गया हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यानी इस प्रकार से आप इनको सिद्ध करेंगे।